ओके, सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, एक साथ ओम का उच्चारण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Grab your both palm. Put your palm on your right. Now open. Okay. चलिए, तो कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज हम क्लासेस करेंगे, ठीक है, टिल 10। मैं आप लोगों की स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, बताइएगा हो रही है या नहीं। अच्छा, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना चीजें? हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? हेलो मैम, परसों सन्यासी दिन क्या पढ़ाया था मैम? मैंने क्लास नहीं अटेंड करी थी, तो गेस्ट वगैरह आ गए थे तो आवाज नहीं आ रही है आपकी, इसलिए। मैसेज कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? चलिए, हाँ, मैसेज कर ठीक है। दीजिएगा प्लीज, मैं बाद में देख लूंगी। तो स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी आई थिंक आप लोगों को। यस मैम। ठीक है, तो पहले मैं बुक में जो चीज एक्सप्लेन है वो आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैंने जो आप इंग्लिश में बनाया है उसको मैं आप लोगों को कंक्लूड कराऊंगी, ठीक है? तो हमने टीचिंग के बारे में पढ़ लिया था कि टीचिंग क्या होता है, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है? और उसमें हमने आइडियलिज्म के बारे में ये सारी चीजें पढ़ी थी, ये बुक में भी दिया हुआ है, ढंग से ही आप लोग पढ़ लेंगे। मैं एक बार आपको फिर भी बता देती हूँ है क्या। देखिए, तो हम बात करते हैं टीचिंग में, तो टीचिंग के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए थे। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन, जिसको हम मूल्यांकन बोलते हैं जनरली, ठीक है? मूल्यांकन क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए, चेतन अवस्था में मनुष्य निरंतर मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन मतलब किसी भी चीज के बारे में सोचना, समझना क्या चीज है। तो मूल्यांकन एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है या फिर एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसको हम सिस्टमैटिक प्रोसेस कहते हैं, जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करें तो यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रखता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू मूल्यांकन चलता रहता है। इसमें हम किसी भी व्यक्ति के स्तर को ज्ञात करवाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से टेस्ट लेती हूँ, तो आप लोगों को बताती हूँ भाई कि आप लोगों को इतना नॉलेज है चीजों के बारे में, आपको नंबर मिलते हैं। निर्णयात्मक प्रक्रिया है, ये चीजें इसलिए अंडरलाइन की गई है क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉर्म में आता है। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, इवोल्यूशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ठीक है? इट्स अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग, ठीक है? इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज फॉर द इवोल्यूशन। और ये एक निर्णयात्मक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आपके पास इस तरीके से 3-4 स्टेटमेंट आएंगे, आपको कौन से स्टेटमेंट सही है वो आपको करेक्ट करना रहेगा। तो इस तरीके से, इसलिए आपको हम छोटी छोटी चीजें यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कि ये स्तर को ज्ञात करवाता है, निर्णयात्मक प्रक्रिया है, ठीक है? इसके बारे में बताया गया है टोरेंसो और एंसन ने, किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करता है। किसी प्रक्रिया मतलब जो भी प्रोसेस है या कोई वस्तु है, उसके महत्व का निर्धारण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, टीचिंग एंड इवैल्यूएशन। इसमें कुछ नहीं है आपका, इसमें हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसे हमें पढ़ना है, जो कि मैं आप लोगों को आगे पढ़ा दूंगी कि क्या क्या चीजें हैं। इसमें हम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पढ़े तो ये व्यापक होती है, मतलब इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है, ठीक है? ये किसी भी बच्चे के सारे जितने भी पहलू होते हैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करती है कि इसकी जो भी परफॉर्मेंस है वो क्या क्या चीजें कैसे, मतलब व्यापकता मतलब होता है उसके सारी चीजें, उसका अगर एजुकेशन वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा है,
तो सारी चीजों का कॉम्प्रिहेंशन करना। दूसरा आता है कंटिन्यूटी, ठीक है, निरंतरता इसमें होती है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब इसमें हम दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो सीसी मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय सेकेंडरी बोर्ड द्वारा स्थापित सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन, सीसीई फुल फॉर्म भी याद रखना, के भी इन दो मापदंडों पर आधारित है, ठीक है। तो एक तो सीसी के बारे में बताया गया, इसमें क्या करते हैं, बच्चों को कठिनाइयों को दूर किया जाता है और इससे परीक्षा परिणामों में सुधारता मिलती है। मतलब कि ये जो मेनली बना है, ये बच्चों को असेसमेंट करने के लिए बना है सीसी, ठीक है। अब आता है सीबीसीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। सीबीसीएस 2015 में स्टार्ट हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसके बारे में बताया था और इसको इंटर डिसिप्लिनरी स्थापित किया। इन्होंने बोला कि बच्चा केवल एक चीज को ना सीखे, साथ ही साथ बहुत सारी चीजों पे काम करे। तो अंतर विषय मतलब इंटर डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण के लिए प्रोत्साहित किया। मान लो मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में है, तो मैं योग के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकूं, तो सीबीसीएस क्रेडिट सिस्टम इन्होंने बनाया। इसको हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी बोलते हैं। इस सुधार के अंतर्गत 1 से 10 सूत्री पैमाने पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन और ग्रेडिंग की योजना की। इन्होंने 1 to 10 तक, इन्होंने अब परसेंटेज नहीं रखा, इन्होंने देखा 1 to 10 तक ग्रेड होंगे पैमाने पर, 1 ए ग्रेडिंग, बी ग्रेडिंग, सी ग्रेडिंग, ऐसे ग्रेडिंग दी जाएगी। इनके नॉर्म्स बना दिए कि बच्चा अगर इस परसेंटेज से ऊपर है तो इसका ये ग्रेड है, तो इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम भी प्रोवाइड किया। इसमें क्या, छात्रों को मूल वैकल्पिक और कौशल आधारित प्राप्तिका, मतलब इनको मेनली एमसीक्यूज पे फोकस किया गया, स्किल बेस्ड कोर्स पर फोकस किया गया इसमें, और ग्रेडिंग प्रणाली चलाई गई। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है, यूजीसी ने मूल्यांकन प्रणाली में एक रूपता लाने और संचयी ग्रेड पॉइंट मतलब कि सीजीपीए पर आधारित मूल्यांकन, तो इन्होंने क्या किया, अब सीजीपीए बेस्ड कर दिया है चीजों को, ठीक है। सीजी मतलब होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, इसके बारे में भी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्यूमुलेटिव और एसजीपीए होता है, दो चीजें इसमें होती हैं। अब इसके लाभ तो जनरली यही है कि अगर हम इसके बारे में पढ़े तो ये मेनली किस पे केंद्रित होता है, ये बच्चों पर आधारित है, तो ये छात्र केंद्रित है या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों पर आधारित है। बच्चों का मन है तो वो दूसरी चीजें ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्रेडिट भी ले सकते हैं कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि एनएसएस वाला अगर कोई एनएसएस भी कर रहा है साथ में, तो उसको एनएसएस के 5 क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है, या 4 क्रेडिट एक्स्ट्रा मिल गया। अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कर रहा है तो उसके क्रेडिट्स अलग होते हैं, उसके मार्क्स बढ़ते हैं इससे, ठीक है। इसमें हम अंतर अनुशासनात्मक मतलब कि इंटर डिसिप्लिनरी चीजें सीखते हैं, इंट्रा डिसिप्लिनरी चीजों को हम सीखने की कोशिश करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारी जितनी भी है ये वैश्विक मानवों की बराबरी करने के लिए होती है कि हम वर्ल्ड लेवल पर कोई ना कोई चीज सीखे, ठीक है। जो जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं वही चीज लूंगी। अब देखो इस पे एक चीज, सीमाएं भी है, इसकी लाभ है तो कुछ सीमाएं भी। क्या सीमाएं हैं, इसमें हमें परसेंटेज नहीं पता चलता, ठीक है। अब ए ग्रेड है, ए ग्रेड मान लो कितने लोगों का ए ग्रेड है, बी ग्रेड भी बहुत सारे लोगों का होगा। एक क्लास में अगर 50 लोग हैं तो ए ग्रेड वाले भी 10 हैं, बी ग्रेड वाले भी 10 हैं, सी ग्रेड वाले 20 हैं और डी ग्रेड वाले भी 10 हैं। अब हमें इससे पता नहीं चला कि है तो ए ग्रेड में सब, लेकिन किसके परसेंटेज किससे ज्यादा है, तो सटीक अंकों का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है और शिक्षकों के काम में उतार चढ़ाव भी आता है। इससे पता नहीं चलता कि भाई बच्चे को किस तरीके से हम इवेल्युएशन करें। शिक्षा के प्रसार के लिए अच्छा बुनियादी सुविधाओं की मांग, मतलब इसमें चीजों को थोड़ा और बुनियादी मांगों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इतना समझ में आया भाई? हेलो जी मैम, आ रहा समझ में। ठीक है। अब हम इसके इवेल्यूशन की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है इसके। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं वही चीज लूंगी, एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, मूल्यांकन को शिक्षा प्रक्रिया का अंत नहीं माना जाना चाहिए, अभी तो इसे विद्यार्थी के व्यवहार और सोच में परिवर्तन लाने के लिए एक वैध प्रमाण माना जाना चाहिए। इवेल्यूशन जनरली हम सोचते हैं कि कोई भी एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के बाद हमें नंबर मिल गया, वो इवोल्यूशन है। जैसे अभी ऊपर लिखा था ना कि इवोल्यूशन किसी भी व्यक्ति के परिणाम देखने का काम करता है, तो ये केवल एक परिणाम नहीं है, ठीक है।
इसमें हम क्या करते हैं, परिणाम के साथ साथ उनके बिहेवियर में या उनकी सोच में परिवर्तन को भी देखते हैं, किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। इसलिए एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करे। कि आप लोगों से मैं क्वेश्चन आंसर पूछूं तो मेरा मेन मोटो ये नहीं कि मैं दिन भर क्वेश्चन आंसर ही पूछते रहूं। आज मैंने क्वेश्चन आंसर पूछा तो कल आप, अगर आपने आज आंसर नहीं दिया तो कल आप आंसर दे पाओ। आज के मूल्यांकन का कल आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़े, तो इसको हम बोलते हैं अच्छी मूल्यांकन विधि। इसे दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तो होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जनरली मात्रात्मक होता है, इसको हम परिणात्मक भी बोलते हैं, मतलब कि जहां पर हम बच्चों का रिजल्ट देख के करते हैं काम। तो इसमें क्वांटिटेटिव में लिखित परीक्षा पहले हम लेते हैं। जैसे मैंने किसी का रिटन एग्जाम लिया, इस तरीकों में आप क्वेश्चन देते हो, उसका आंसर लिखता है बच्चा, फिर आप देखते हो कितना कितना नंबर देना है, ठीक है। दूसरा होता है मौखिक परीक्षा। इसमें हम ये लिखित की पूरक होती है। इसमें क्या करते हैं, हम बच्चों से कोई भी पाठ करवाते हैं, प्रोनाउंसिएशन करवाते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, तो इसको बोलते हैं मौखिक परीक्षा। फिर उसके अकॉर्डिंग उसका एटीट्यूड देखते हैं कैसे वो आंसर दे रहा है। व्यवहारिक में क्या होता है, इसमें प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं बच्चों से, ठीक है। जैसे कि हम योग प्रैक्टिकल लेते हैं, जैसे कि योग में एक रिटन एग्जाम होता है, एक वाइवा हो गया और एक प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रयोग करवाए जाते हैं और क्रिया कौशल प्रशिक्षण दिए जाते हैं। सिर्फ मेनली विज्ञान में, जैसे अलग अलग हम केमिकल्स पे काम करें तो कैसे करें, अलग अलग टेक्निक्स पे काम करें तो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन या क्वालिटेटिव टेक्निक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अवलोकन और साक्षात्कार, इसमें क्या होता है, अभी तक हमने जो भी चीजें की इसमें हम बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग करते हैं। लिखित परीक्षा में भी मार्क्स देते हैं उनको, इसमें भी मार्क्स देते हैं, और ये भी मार्क्स पे आधारित रहती है, मतलब नंबर पे आधारित रहती है। कि लिखित में जैसे आप लोगों का 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, तो 100 के पेपर में आपका 60 नंबर का रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, 40 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल। उस प्रैक्टिकल में भी जो 10 नंबर होते हैं वो आपके वाइवा के और 30 आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो यहाँ पर जो भी मूल्यांकन किया जाता है वो नंबर के बेस पे किया जाता है। लेकिन जब हम गुणात्मक तकनीक की बात करें तो यहाँ पर हम केवल बच्चों के नंबर नहीं देते, उनके एटीट्यूड को देखते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसमें अवलोकन का उपयोग नियंत्रित और अनियंत्रित परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। नियंत्रित अनियंत्रित मतलब कि उनको किसी कंडीशन में रख दिया गया, उनका इंटरव्यू लिया गया या ऑब्जर्वेशन किया गया। मैंने एक प्रैक्टिकल दे दिया, फील्ड वर्क दे दिया बच्चे को, अब देखा कि वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका बिहेवियर देखा कि वो लोगों के साथ कैसे बातचीत कर रहा है, ठीक है। या फिर मैंने उसका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में मैं उससे, कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे केवल योग के क्वेश्चन नहीं पूछे, कभी पूछते आप कैसे हो, आपके घर में कौन कौन है, ठीक है। आपसे कभी एक्स्ट्रा चीजें भी पूछी जाती हैं। कुछ तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, स्ट्रक्चर्ड मतलब आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस रिलेटेड। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब आपके व्यवहार को देखने वाले। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इंटरव्यू को कई परिस्थितियों में लिया जाता है, जैसे कि कई परिस्थितियों में साक्षात्कार को भी बेहतर माना गया। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, क्योंकि आमतौर पर छात्र लिखने के बजाय बात करने में अधिक इच्छुक होते हैं। अगर लिखने को दिया जाए तो लोग रिटर्न वर्क अच्छा नहीं कर पाते, बातचीत करने के लिए अच्छे होते हैं, तो इसीलिए मैक्सिमम जगह इंटरव्यू लिया जाता है। नेक्स्ट होता है चेकलिस्ट, जिसको हम जांच सूची बोलते हैं। इसमें छात्रों की व्यवहार प्रकृति के बारे में प्रमाण इकट्ठा करते हैं। चेकलिस्ट मतलब कि रिकॉर्डिंग की जाती है, उनका व्यवहार कैसा है लिखा जाता है, ठीक है, कि वो अटेंडेंस में ऐसा है, बोलने में ऐसा है, चलने में ऐसा है, तो उनके व्यवहार को नोटिस किया जाता है। फिर आता है रेटिंग स्केल। यह विधि स्थिति, वस्तु, चरित्र के बारे में न्याय। आप लोगों ने देखा होगा स्कोर कार्ड जब आता था बहुत बचपन में, अब तो नहीं आता, अब तो केवल आपके मार्क्स लिखे होते हैं। बचपन में मैं अपने भाई का देख रही थी, बहुत पहले का, तो उसमें वो लोग देते हैं कि ये क्लास में कितना आता है, इसका चरित्र कैसा है, क्या चीजें कैसे करता है, एक्टिविटी कैसे करता है, ये आपकी क्या राय है, हमारी राय ये, मतलब टीचर अपनी राय लिखेगा, फिर पेरेंट्स अपनी राय लिखेंगे। तो पेरेंट्स बोलते थे हाँ ये रोज आता है, ये रोज जाता है, पंचुअल है पढ़ने में। तो क्या उसमें हम बच्चे को रेटिंग देते हैं कि किस तरीके से करता है। इसके द्वारा निर्णय की मात्रा निर्धारित की जाती है कि अब भाई इतना रेटिंग स्केल है, इसको इतना मार्क्स देना है। फिर आता है संचित रिकॉर्ड, जिसको हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, वास्तविक रिकॉर्ड, मतलब कि
एनकोडेटल संचय रिकॉर्ड कार्ड और छात्रों की डायरी इत्यादि उपकरण होते हैं। इनमें बच्चों की डायरी अलग अलग बनवाई जाती है, ठीक है, उनको डायरी दी जाती है, उन्होंने जो चीजें रिकॉर्ड की वो चीजें दी जाती है इनके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो 4 तरीके से होता है आपका क्वालिटेटिव। इतना समझ में आया? हेलो, यस मैम। ये तो इवोल्यूशन था आपका ऊपर वाला, इसकी क्लासिफिकेशन, जी मैम। इवोल्यूशन टेक्निक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसके भी अलग और क्लासिफिकेशन किए हैं फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे कि किस तरीके से आप देते हैं। तो पहला होता है इसमें मेनली ये बोला गया, देखो, नेट परीक्षा में इन मूल्यांकन के इस प्रकार के वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाने की संभावना थी, मतलब कि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। तो इसको 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला होता है स्थानन, दूसरा होता है प्रारंभिक, अभी मैं इसको इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, आप लोगों को समझ में आएगा, निदान और योगात्मक, ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर लिखा हुआ है इससे पहले। पहला होता है प्लेसमेंट इवेल्युएशन। प्लेसमेंट इवेल्युएशन मतलब होता है यह छात्रों के उस ज्ञान और कौशल को निर्धारित करता है जो शिक्षण के शुरुआत में आवश्यक होते हैं। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। प्लेसमेंट इवोल्यूशन मतलब जब आप 12th क्लास, जैसे आप 12th क्लास पढ़ के निकल गए, ठीक है, अब आपको बीएससी या कहीं पर एडमिशन लेना है, ठीक है, तो वहां पर आपके एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, ठीक है, जो जो चीजें लगती हैं, आपकी योग्यता लगती है कि आप उस विषय के लिए एप्लीकेबल हो क्या या नहीं है। जैसे आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप कौन से सब्जेक्ट से होने चाहिए, जल्दी बताओ। साइंस। मैथ्स। ठीक है, मैथ्स चाहिए। तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो इंटरव्यू देखने के लिए, तो पहला इवेल्यूशन जो होता है इसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट इवेल्यूशन या स्थानन मूल्यांकन। बच्चा जब किसी भी कॉलेज में या कहीं पे एंट्री लेने जा रहा होता है तो उसकी योग्यता की जांच की जाती है कि क्या वो इसी के लिए आया है। जो वेरिफिकेशन की जाती है ना, आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं ना सारे, इसीलिए होते हैं कि भाई बच्चे ने इसीलिए आया, किसी लिए, इसी उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को भी आयोजित किया जाता है। अब इन सब के लिए इंजीनियरिंग में कोई तो जा नहीं पाएगा, पहले उसको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कोई मेडिकल में जाना चाहता तो वो AIPMT देगा, तो इसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट इवेल्यूशन। प्लेसमेंट के लिए जब कोई एग्जाम दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट इवेल्यूशन। जैसे कि अगर मैंने BSc कर ली, अब MSc में जाने के लिए अभी CUCET का दूंगी, या फिर 12th कर लिए तो CUET का दूंगी। तो ये जो एग्जाम किए जाते हैं इनको हम प्लेसमेंट इवेल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया भाई? Yes, आप डिफरेंट चीजों को अब जैसे कि 12th क्रॉस करके BSc में जाने के लिए, BSc क्रॉस करके MSc जाने के लिए, PhD में जाने के लिए मानो जिनका JRF है उनके डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। जिनका JRF नहीं है उनका यूनिवर्सिटी अपना ओन कोर्स का जो होता है उसका क्वेश्चन बनाती है, 50 क्वेश्चन होते हैं और आप लोगों को उसको देना पड़ता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अगर एप्लीकेबल हो तब आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। फिर इंटरव्यू में एप्लीकेबल हुए तो वेरिफिकेशन में भी अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने मान लो सब कुछ क्लियर कर लिया लेकिन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं तो आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो प्लेसमेंट इवेल्यूशन मतलब कि जब आप कहीं नए कोर्स में जाते हो जो आपका इवेल्यूशन होता है उसको हम प्लेसमेंट इवेल्यूशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है निर्माणात्मक या फिर रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेटिव इवोल्यूशन। इसको आंतरिक मूल्यांकन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको आंतरिक, या फिर इसको प्रारंभिक मूल्यांकन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बोला जाता है भाई? यह कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है जब शिक्षा कार्यक्रम की गतिविधियां प्रगति पर हो। जैसे मान लो मैंने BSc में एडमिशन ले लिया, BSc में एडमिशन लेने के पहले मेरा कौन सा इवोल्यूशन हुआ था, जल्दी बताओ। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, स्थान मूल्यांकन। इवोल्यूशन का नाम क्या है? ये प्लेसमेंट एवोल्यूशन। प्लेसमेंट इवोल्यूशन, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने अब जब मैंने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद मैं जो चीजें पढ़ रही हूँ क्या वो मुझे समझ में आ रही है, क्या मैं प्रगति कर रही हूँ, ये सारी चीज देखने के लिए हर हफ्ते यूनिट टेस्ट होते हैं,
मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेटिव इवेल्युएशन। निर्माणात्मक, रचनात्मक। रचनात्मक क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे की क्रिएटिविटी दिखती है कि बच्चा कुछ पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अब हम इंटरनल एग्जाम क्यों देते हैं? यही देखने के लिए कि बच्चे के स्तर में कुछ प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसमें क्या लिखा गया? जब शिक्षा कार्यक्रम की गतिविधियां प्रगति पर हो, ये जानने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रक्रिया मतलब जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, क्या वो सही पढ़ाई जा रही है, बच्चों को समझ में आ रहा है। इंटरनल एग्जाम पे जब हम नंबर देखते हैं तो बच्चों से पूछते हैं क्यों समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, वो बताते हैं कि भाई हमें ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है। तो हम प्रगति देखते हैं कि इन चीजों पर प्रगति हो रही है, ध्यान केंद्रित करते हैं। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता विफलता के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, इसका फीडबैक आप दे सकते हो टीचर को, या आप उनसे क्वेश्चन आंसर करके सॉल्व कर सकते हो। यह छात्रों की शिक्षण संबंधी त्रुटियों में सुधार करता है कि बच्चा चीजों को पढ़ तो रहा है, कहीं गलत तरीके से तो नहीं पढ़ा। अब जैसे मैं क्लास में सबको पढ़ा रही हूँ, लेकिन कोई ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई कम रिस्पॉन्स कर रहा है, क्यों है ऐसा भाई? ठीक है, तो जब मैं टेस्ट लेती हूँ आपके, मान लो अभी तक तो मैंने सारे ओरल टेस्ट लिए हैं, रिटन टेस्ट कोई हुए नहीं है आपके। क्विज की भी हम तैयारी करेंगे, जिसमें हम आप लोगों के लिए क्वेश्चनर बेस पे गूगल फॉर्म बनाएंगे, उसका भी हम मिनट डिसाइड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो चीजें भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये शास्त्रों से संबंधित त्रुटियों के सुधार के लिए होती है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण और उपचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए होता है कि अगर बच्चा भी नहीं किया तो हम इसमें और क्या क्रिएटिव चीज यूज करें जिससे बच्चा कर सके। तो इसमें क्विज लिए जाते हैं, यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, चैप्टर टेस्ट लिए जाते हैं, ये कुछ इसके उदाहरण है। यहाँ पर ये बात का ध्यान दिया जाता है कि आंग्ल भाषा के शब्द, मतलब कि जैसे कि को निर्णयात्मक मूल्यांकन संबंधित किया जा सकता है। आंग्ल भाषा मतलब कि इंग्लिश भाषा से असेसमेंट को निर्णयात्मक रूप से संबंधित किया जाता है। इसमें देखते हैं कि बच्चा चीजों को सही तरीके से कर रहा है, उसका असेसमेंट हो रहा है, कोई लैंग्वेज दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है, ये आपको समझ नहीं आएगा, मैं बोल देती हूँ, थोड़ा हो जाएगा, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे ना इंग्लिश वाले में उसको लिख जाएगा। नेक्स्ट होता है नैदानिक या निदान, जिसको हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें हम चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने पहले वाले में क्या किया? रचनात्मक मूल्यांकन में छात्रों को सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने की सीमा निर्धारित करता है कि हम चीजों को सीखें। ये जो नैदानिक इवोल्यूशन होता है, ये एक कदम आगे की प्रक्रिया होती है, जिसमें हम बच्चों से जो भी चीज उनको समझ में नहीं आई उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार यह परिक्षण थोड़ा व्यापक होता है। तो इसमें हम कैसे इवोल्यूशन किया? पहले मैंने चीजों को समझाया, फिर से एक टेस्ट ले लिया, तो नैदानिक मूल्यांकन होता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, वही सेम यूनिट का फिर से टेस्ट ले लिया मैंने देखने के लिए। नेक्स्ट होता है समरेटिव। इस मूल्यांकन को बाह्य मूल्यांकन, समरेटिव या फिर योगात्मक। इसको समरेटिव क्यों बोला जाता है? लास्ट में, पूरे इंटरनल एग्जाम में सब होने के बाद लास्ट में जब आपकी चीजें होती हैं, जैसे मेन एग्जाम हो गया, इसको हम बोलते हैं समेटिव। इस मूल्यांकन को बाह्य मूल्यांकन कहते हैं। इसमें अंत में कार्यक्रम के महत्व को जानने की कोशिश की। जब मैंने बीएससी कर लिया, बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने पे पूरा एक एग्जाम होगा। इसमें ये बच्चों के परिणामों पर केंद्रित होती है। अगर वो पास हो गया तो ही नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएगा। इसमें रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, लिखित एग्जाम लिए जाते हैं, ये सारी चीजें की जाती हैं। इसमें यह पता चलता है कि छात्र कैसे संतोषजनक और अच्छे तरीके से शिक्षा उद्देश्य को पूरा करते हैं, कि बच्चा किस तरीके से चीजों को कर पाता है। ठीक है, समझ में आया? अब मैं इसको थोड़ी सी इंग्लिश वाले में पढ़ा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाए। आप देखो, इंग्लिश वाले में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने दो चीजें यूज की हैं, दो चीजें यूज नहीं की, तो मैंने उसको बारे आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इवोल्यूशन के बारे में, हिंदी वाला समझ में आ गया कि नहीं है बताओ? हेलो हेलो, जी आवाज आ मैम। रही है? जी आया। जी मैम आया समझ में तो। अब मैं इसको आपको एक बार इंग्लिश में समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। इवेल्यूशन के बारे में आप पढ़ रहे थे। इवेल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है? पहला तो समेटिव और फॉर्मेटिव पढ़ना है। समेटिव मतलब क्या था हिंदी में, जल्दी बताओ। योगात्मक मूल्यांकन।
कौन सा था? योग योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है। और इनके फॉर्मेटिव देते नहीं क्या था? फॉर्मेटिव मैम फॉर्मेटिव निर्माण उधर ले जाओ ना निर्माण निर्माणात्मक और रचनात्मक। ठीक है, ये रचनात्मक फॉर्मेटिव। मूल्यांकन। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। हमें और क्या क्या पढ़ना है? सीआरटी पढ़ना है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट पढ़ना है, एनआरटी, सीबीसीएस जो मैंने वहां पढ़ा दिया या फिर से पढ़ाऊंगी। अब इसमें आपके इवोल्यूशन में इसको इंग्लिश वाले में अलग से क्लासिफाई कर दिया गया। हमने यहाँ पर चारों चीजों को एक साथ पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। अब इसमें हम टेस्ट के रूप में इसको देख रहे हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से होते हैं, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट कौन से होते हैं, मैक्सिमम एंड टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट कौन से होते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि इसके इतने ही 4 प्रकार होते हैं। आपको हर टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि समेटिव क्या है, फॉर्मेटिव क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है। ये आपको बस मतलब पता होना चाहिए सबका। ये कंफ्यूज मत होना कि भाई उसमें तो 4 प्रकार बताए, इसमें 2 प्रकार है, तो समझ नहीं आएगा। प्रकार समझने जो होती है, अंदर की टर्म समझने जो होती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्केल क्या क्या होती है आपकी। इवेल्यूशन Evaluation system help in assessing the whole teaching learning process so that the test practice can be scaled up and continued. मैम समेटिव एक बार और बता देंगे क्या? क्या? समेटिव एक बार बता देंगे क्या? अभी बताऊंगी भाई, अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है, अभी तो बोला है ना कि बताऊंगी यहाँ पर फिर से। हिंदी में बता दिए ना, इंग्लिश में बताऊंगी अभी, तो फिर समझाऊंगी ही ना एक बार। ठीक है, हिंदी से जब इंग्लिश में टर्न करूँ इसका मतलब वो चीजें मैं दोबारा पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो जो चीजें होंगी वो चीज दोबारा पढ़ाऊंगी आपको। चलिए, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या करता है? एसेस करता है पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आपकी, कि क्या आप सीख रहे हो, क्या आप चीज कर रहे हो, आप कैसे कंटिन्यू रख पाओगे। बैकलॉग मतलब क्या चीजें परेशानी कर रही हैं जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, क्या चीजें हटानी है। जैसे मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ, अब क्या चीजें मुझे हटानी की क्या चीजें मुझे और ऐड करनी है। जैसे बच्चे बोलते मैम हिंदी में नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो हिंदी में, तो मैं हिंदी की बुक से पढ़ाता हूँ। एक मुझे बैकलॉग समझ में आया कि भाई लोगों को हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा मतलब हिंदी समझना है उनको, इंग्लिश में नहीं आ समझ में, तो एक ये बैकलॉग है। ठीक है, तो इस पे हम काम करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे हैं। Evaluation is one of the important part of the teaching learning process. It facilitates teachers and students to enhance and upgrade the quality of learning process. किसी भी टीचर स्टूडेंट की एनहेंसमेंट के लिए होता है, उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए होता है। इसके एलिमेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके एलिमेंट होते हैं इवोल्यूशन पार्ट में। इवोल्यूशन प्लान में 3 चीजें बहुत जरूरी है। पर्पस, कि आप किस लिए काम कर रहे हो, क्या रिसोर्स चाहिए आपको करने के लिए, और फिर उसका एनालिसिस करना। तो इवैल्यूएशन प्लानिंग के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य क्या है, क्यों आप इवैल्यूएशन करना चाहते हो। इवैल्यूएशन करने के लिए रिसोर्स होना चाहिए, जैसे कि अगर आप वाइवा ले रहे हो तो आप कैसे ले रहे हो, आपको प्रैक्टिकल करवा रहे हो तो क्या क्या। एनालिसिस मतलब उसका अंदर आके आप विश्लेषण कैसे कर रहे हो। ठीक है, 3 चीजें होती है। अब हम बात करते हैं अगेन फॉर्मेटिव, जो आप लोगों का छूट गया था, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना, इससे क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकंड पानी पी लूं। सांस फूल जाती है पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग पानी पी लिया करो बीच बीच में, बहुत गर्मी हो रही है इस समय। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जिसको हमने ऊपर पढ़ा था रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, या फिर निर्णयात्मक, can be defined as a classroom interaction between teacher and student to know the student learning status। ठीक है, ये कब होता है? हमने सबसे पहले कौन सा इवोल्यूशन किया था कहीं भी एडमिशन लेने के लिए? पहला वाला कौन सा था? प्लेसमेंट इवोल्यूशन। प्लेसमेंट एवोल्यूशन। अब मैंने एडमिशन ले लिया, अब उस एडमिशन लेने के बाद जब मैं क्लास में चली गई तो अब मैंने कितनी प्रगति की, जो यूनिट्स पढ़ाई गई क्या मुझे समझ में आई। मान लो एक टीचर ने 10 चैप्टर पढ़ा दी, ठीक है, अब वो 10 चैप्टर के बाद एक इंटरनल टेस्ट ले रहा है आपका, देखने के लिए कि क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, बस सुन रहे हो। तो आपके टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो आप टेस्ट देते हो। इंटरनल टेस्ट कम से कम 2 होते ही हैं, चैप्टर चैप्टर को 2 पार्ट्स में करके, तो आपके टेस्ट आते हैं।
Accordingly, a teacher can strategize as to which topic need more explanation. अब देखो इसमें टीचर क्या करता है, उसने टेस्ट दिया, बच्चे ने आंसर दिया, जब वो कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसे लगता है कि भाई मैक्सिमम बच्चे जो है इस चीज को नहीं कर पा रहे अच्छे से, फिर देखता है कि भाई किसी के तो बहुत लो मार्क्स आए, किसी का बहुत ज्यादा है, फिर वो क्या करता है क्लास में आप लोगों से पूछता है भाई इतने कम मार्क्स क्यों आए, आपको समझ में नहीं आया क्या चीजें, तो फिर बच्चा बोलता है नहीं सर हमें समझ में नहीं आया, ये चीजें टॉपिक क्लियर नहीं हुई। तो क्या होता है फिर टीचर स्ट्रैटेजी बनाता है कि मैं कैसे चीजों को एक्सप्लेन करूं, कैसे चीजों को जल्दी कंप्लीट करूं जिससे बच्चों को समझ में आए, क्या स्ट्रैटेजी यूज करूं, क्या क्रिएटिविटी यूज करूं जिससे बच्चों को चीजें समझ में आए। तो दिस नीड मोर एक्सप्लेनेशन एंड व्हाट आर द टॉपिक विच आर क्लियर टू स्टूडेंट, की क्या चीज जो है विच स्टूडेंट नीड टू क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन कैन बी कैरिड आउट एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ये किसी भी लर्निंग प्रोसेस में, जरूरी नहीं है कि आपका टेस्ट 30 तारीख को ही होगा। मेरा मन है कि मैंने आपको 1 यूनिट पढ़ा ली फिर टेस्ट लेना चाहूँ, कोई टीचर जो है वो चाहे कि भाई मैं 3 यूनिट पढ़ाऊंगा उसके बाद टेस्ट लूंगा, कोई अब जैसे मैं हूँ, मैं आप लोगों से रोज ही क्वेश्चन पूछती हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं क्या करूँ, रोज पढ़ाते जाऊँ एक साथ 10-15 दिन बाद क्वेश्चन पूछूंगी तो आप भूल जाओगे। ठीक है, इसीलिए एवरी डे आई नीड टू आस्क क्वेश्चन टू इट। ठीक है, कि मैं आप लोगों से पता तो चले भाई पढ़ भी रहे हो कथा सुन रहे हो। ठीक है, तो ये कभी भी लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे लिया जा सकता है। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ लर्निंग। जैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछी आपको अपना लेवल पता चल जाता है कि हम तो कुछ नहीं आ रहा, हमें बस हम सुन रहे हैं। ठीक है, बिकॉज दे बाय दिस अ टीचर कैन आइडेंटिफाई द एरिया वेयर स्टूडेंट इज फेसिंग। इससे पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ पर है। जैसे मैं आप लोग बोलते हैं ना मैंने आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा आप नहीं बता पाए, तो मुझे समझ में आता है भैया कि इन लोग को ये चीज समझ नहीं आती, मैं दोबारा समझाती हूँ। या क्वेश्चन आंसर जब आपसे पूछती हूँ हफ्ते में एक बार जब हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है तब आपको दोबारा उस चीज को टॉपिक को क्लियर करवाते हैं। तो इसमें इसका एग्जाम्पल है आपका टेस्ट या फिर डिस्कशन जनरली रोज करते हैं या क्विज जो हम लेते हैं। ठीक है, हफ्ते में एक बार, तो ये फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन कहता है। समरेटिव मतलब आपका एक साथ नेट का एग्जाम जो आप दोगे लास्ट में। आप ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हो, नेट का एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हो ना, आपका मेन है नेट। लेकिन अगर आप बीएससी कर रहे होते तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, फिर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम, ये आपके समरेटिव कह रहे हैं। समरेटिव तब होता है जब पूरा टॉपिक एक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब उसको मैं एक साथ दे देता हूँ। इट इज गिवन एट द एंड ऑफ ईयर और यूनिट। ये आपके पूरे ईयर के कंप्लीट होने के बाद ये सब सारी यूनिट मतलब पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है तब ये होता है समरेटिव इवैल्यूएशन। इसको क्या बोलते हैं, सारांश में जब हम पूरा करते हैं। समरेटिव असेसमेंट एसेस अ स्टूडेंट मास्टरी ऑफ टॉपिक आफ्टर इंस्ट्रक्शन। ये देखता है कि बच्चा कितना चीजों को समझ चुका है। दिस कॉन्ट्रैक्ट विद द फॉर्मुलेटिव असेसमेंट विच समराइज पार्टिसिपेंट डेवलप इन अ पर्टिकुलर टाइम। ये क्या करता है, फॉर्मुलेटिव एक बच्चे का एक यूनिट देखा उसको समझ में आ गया इस यूनिट में ठीक है, लेकिन इसमें क्या था ओवरऑल चीजों को ये देखने की कोशिश करता है। ये समरेटिव जो होता है ये रिलायबल होता है क्योंकि अगर आप इसमें फेल हो गए तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर फॉर्मुलेटिव में फेल भी हो गए कोई बात नहीं, आपको सेमेस्टर से निकाला थोड़ी जाएगा इंटरनल टेस्ट में से, आप रहोगे तो उसी कोर्स में। ठीक है, तो आप लोग निकलोगे तो नहीं, लेकिन समरेटिव में अगर नहीं दे पाए तो आपको फिर से देना पड़ेगा क्योंकि ये मोर रिलायबल होता है क्योंकि इसकी मार्क्स की मेन के लिए होती है। इसका एग्जाम क्या है, ग्रेडिंग फाइनल लर्निंग आउटकम, कि हम जनरली जो फाइनल लर्निंग करते हैं वो इसका लास्ट वाला होता है। समझ में आया इतना? हेलो, यस मैम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पहले सीआरटी। नहीं, पहले मैं ये पढ़ा देती हूँ, क्या पढ़ाऊँ, पहले टेस्ट पढ़ाती हूँ या लाइन से ही पढ़ाते हैं। चलो इसको छोड़ देती हूँ अभी, ये वाले को अभी। चलो अब हम पढ़ते हैं टेस्ट के बारे में। टाइप ऑफ टेस्ट कौन कौन से होते हैं, अभी हमने इवोल्यूशन पढ़ा, हम टाइप ऑफ टेस्ट पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट बताया जो ऊपर, ये मैंने आपको बताया था। मान लो किसी बच्चे ने फॉर्मुलेटिव एग्जाम दिया, मतलब फॉर्मुलेटिव इवोल्यूशन के लिए एग्जाम दिया, जैसे मैंने आपसे एक टेस्ट लिया, आपको वो चीजें समझ में नहीं आई, फिर से मैंने आपको पढ़ाया और फिर से सेम यूनिट का जब मैंने टेस्ट लिया, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मतलब होता है समस्या, आपकी किसी समस्या का समाधान करने के लिए होता है। मान लीजिए आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, उस चीज को समझाने के लिए होता है।
इट इज प्रमोटेड टू नो वेयर द लर्नर इज लैगिंग बिहाइंड, कि कहाँ पर बच्चा जो है छूट रहा है, उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, समझ में आया कि बच्चों को कहाँ पर परेशानियां हो रही हैं। एक बार मैंने टेस्ट ले लिया, नंबर कम आया आप लोगों के, फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया, फिर से मैंने टेस्ट लिया, देखा भाई कि इन लोगों को क्या समस्याएं हो रही है या ये लोग क्या चीज फेस कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोग्नोस्टिक मतलब क्या होता है? डायग्नोस्टिक मतलब पीछे की चीजों को सॉल्व करना, प्रोग्नोस्टिक मतलब होता है आगे आने वाले। इट इज काइंड ऑफ डायग्नोसिस डन टू एंटिसिपेट फ्यूचर आउटकम, ये आगे आप कुछ अच्छा कर पाओ उसके लिए किया जाता है। डायग्नोस्टिक पहले के लिए, पहले के सुधार करने के लिए, और ये आगे आप अच्छा कर पाओ इसके लिए ये टेस्ट लिए जाते हैं प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, समझ में आया? मतलब इन समस्याओं के समाधान के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं वो होते हैं प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। समझ में आया भाई? यस मैम। अब आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जो जनरली हम सभी देते हैं नेट वेट का एग्जाम, टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है? किसी भी कोर्स में इंटर लेने के लिए टेस्ट कराया जाता है। इट हैव्स टू नो द पोटेंशियल ऑफ लर्नर। हम सब भी योग वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन उठा कि हम टीचिंग क्यों पढ़ रहे हैं, रिसर्च क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जनरल एप्टीट्यूड की चीजें जो हर एक टीचर को आनी चाहिए। ये 10 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर टीचर से कहीं ना कहीं पर बनने चाहिए, उनको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब वो एक अच्छा टीचर कहलाता है। तो ये कुछ एप्टीट्यूड या हमारे स्किल बेस्ड क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग पे काम करते हैं कि हमारे दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इट हैज टू नो द पोटेंशियल ऑफ द लर्नर आफ्टर द कोर्स। ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये एप्टीट्यूड टेस्ट आपका लिया जाता है। इट सर्व एज प्रेडिक्टिव फंक्शन, प्रेडिक्टिव फंक्शन रिलेटेड टू नॉलेज, जो आपके नॉलेज से रिलेटिव है। जैसे कि नेट का एग्जाम, कोर्स कंप्लीट हो गया आपका, मैंने आप लोगों को 6 महीने पढ़ाया, 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करवा के आपने नेट का एग्जाम दिया, तो नेट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक आती है आपकी। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट टेस्ट। इट इज डन टू मेजर द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स आर अचीव्ड। ये क्या आता है कि हमारे कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको हम फुलफिल कर रहे हैं क्या, तो ये आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है, आपको देखने के लिए कि आपने लास्ट में जो चीजें पढ़ी क्या वो चीजें आपको बन रही है। जैसे कि मैं आपसे ले लूं आपके टेस्ट, नेट का एग्जाम दिया, उसके पहले मैंने आपसे यहाँ पर टेस्ट ले लिया, ठीक है, या मूक नेट का टेस्ट हम बोल सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है प्रोफिकेसी टेस्ट। दिस टेस्ट एम टू असेस द जनरल एबिलिटी ऑफ पर्सन। ये स्किल होती है आपकी स्पेसिफिक स्किल, कि किसी भी व्यक्ति के जनरल स्किल को हम देखें या जनरल एबिलिटी को देखें कि वो चीज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कोई किसी से कितना प्रोफिशिएंसी या किसी की स्पेसिफिक स्किल क्या है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जैसे कि मैंने साइकिल टेस्ट ले लिया, साइकिलिंग करने वालों का, ठीक है, वैसे ही अलग अलग टेस्ट है, इसको हम बोलते हैं प्रोफिकेसी टेस्ट। समझ में आया इतना? आ गया होगा? यस मैम। मैम एक बार ये सेकंड वाला एक बार फिर से बता देंगे आप? हाँ, देखिए डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ज्यादा नहीं है। डायग्नोस्टिक को आप फॉर्मुलेटिव भी बोल सकते हो, लेकिन इसमें इसका नाम डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों दिया? फॉर्मुलेटिव है इवेल्युएशन है, ठीक है, फॉर्मुलेटिव क्या है? इवेल्युएशन। इवेल्युएशन कब होता है? टेस्ट के बाद होता है। कब होता है? जब मैं आप लोगों की मार्किंग देख रही होती हूँ, तब हम उसको क्या बोलते हैं? इवेल्युएशन। लेकिन जो टेस्ट दिया जा रहा है वो कौन सा है? डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। मतलब कि पहले मैंने आपसे क्वेश्चन लिया, फिर जब मैंने आपकी आंसर शीट देखी तो मुझे पता चला हाँ भाई इन लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो मैंने आप लोगों की चीजों को फाइंड आउट किया। मैंने एक यूनिट का लिया जैसे आज टेस्ट, ठीक है, फिर अब मैंने देखा कि भाई बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, फिर मैंने 10 दिन बाद जब सेकेंड यूनिट भी करवा ली तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों को लिया। मतलब कि फ्यूचर आउटकम को अच्छा करने के लिए जब मैं कोई टेस्ट लेती हूँ तब हम उसको बोलते हैं प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। समझ में आया? कि फ्यूचर में चीजें बच्चा अच्छे तरीके से करे, वो चीजें उसको दोबारा लैक ना हो। मैम मतलब कि उसको डबल क्वालिफाई कर देना है एक चीज को कि हाँ ये पक्का एक ही चीज में और अच्छा कर देना। लेकिन प्रोग्नोस्टिक मतलब याद रखना फ्यूचर के लिए, डायग्नोस्टिक मतलब याद रखना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दो याद रखना शब्द, फ्यूचर आउटकम के लिए बात करेंगे तो प्रोग्नोस्टिक, और समस्या समाधान के लिए करेंगे तो डायग्नोस्टिक, ठीक है।
यस मैम। ठीक है भाई? हेलो, नहीं आ रहा समझ? यस मैम, यस मैम। अब आ हम गया। थोड़ा सीबीसीएस पढ़ते हैं। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी मेजरिंग वेरिएबल और सीआरटी एनआरटी, ठीक है? अभी हम थोड़ा सा सीबीसीएस पढ़ते हैं तो हमारा ये हो जाएगा मैक्सिमम टॉपिक। एक सेकंड। सीबीसीएस मीन्स चॉइस बेस्ड केस सिस्टम, पहले भी मैंने आपको बता दिया है। ये क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए टू चूज कोर्स फ्रॉम प्रिस्क्राइब कोर्सेज कंप्राइजिंग कोर, इलेक्टिव, माइनर, स्किल बेस्ड। मतलब कि इसमें आप देखिए, इसमें आपको 3 तरीके से चीजें डिस्क्राइब कर दी गई। पहले ये आपको 5 चीजें मैं समझा दूंगा। इसमें तो आपके पहले मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मेन है आपका योग, मेन सब्जेक्ट को बोलते हैं कोर, ठीक है? दूसरा होता है इलेक्टिव। इलेक्टिव मतलब कि आप अब अपने अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो। जैसे कि मुझे पसंद है म्यूजिक, तो मैंने इलेक्टिव में म्यूजिक ले लिया, इसको हम बोलते हैं माइनर टच भी। तीसरा होता है अब मुझे कुछ सीखना है, जैसे मुझे स्पोर्ट्स, मैं योग वाली हूँ और मुझे लगता है कि मुझे फिट रहना है, तो मुझे इसमें ऐड करना चाहिए स्पोर्ट्स, तो मैंने क्या किया, स्किल बेस्ड में स्पोर्ट्स चूज कर लिया। तो 3 कोर्सेज चलते हैं आपके, इसको बोलते हैं हम सीबीसीएस। इसमें एक हमारा कोर सब्जेक्ट होता है, कोर मतलब इम्पोर्टेंट, इलेक्टिव मतलब जो हम लेना चाहते हैं अपने से, स्किल बेस्ड मतलब जो हमारी स्किल पे काम करता है, ठीक है? देखो, द कोर्सेज कैन बी इवेल्युएटेड फॉलोइंग द ग्रेडिंग सिस्टम, ये सारा ग्रेडिंग सिस्टम के द्वारा होता है, विच इज कंसिडर बेटर देन द कन्वेंशनल मार्क्स सिस्टम। इसको बोला गया कि मार्क्स अच्छा होता है ग्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि ओवरऑल बताता है बच्चों को कहीं डाउन फील नहीं होने देता। इसके 5 एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम, पहला मतलब है चॉइस बेस्ड। चॉइस मतलब कि इसमें बच्चे की खुद की चॉइस है, वो मल्टीपल चॉइस पे चीजों को कर सकता है। जरूरी नहीं कि योग पढ़ रहे हैं तो केवल योग ही पढ़ेंगे, हमारा मन है कि हम, टीचर आपको फोर्स नहीं करेगा कि बेटा तुम योग पढ़ रहे हो तो तुम एक काम करो, तुम फिलोसफी ले लो, ऐसा नहीं होगा। मेरा मन नहीं है फिलोसफी पढ़ने का, मैं म्यूजिक करना चाहती हूँ, मेरी मर्जी है। तो हम मल्टीपल चॉइस ऑफ प्रोग्राम एंड कोर्स कर सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं चॉइस बेस्ड। ये सेमेस्टर, द क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टीचर लर्नर एंगेजमेंट, इसमें सेमेस्टर वाइज। अब जैसे कि मैंने एक सब्जेक्ट लिया म्यूजिक, मुझे मान लो 6 महीने बस म्यूजिक सीखना है, नेक्स्ट 6 महीने मेरा डांस करने का मन है, तो इसमें एक टीचर और स्टूडेंट केवल एक सेमेस्टर तक बस एक दूसरे से एंगेजमेंट रहता है। जरूरी नहीं कि उसने अब एक योग के साथ म्यूजिक ले लिया तो वो 4 महीने तक म्यूजिक ही पढ़ेगा, वो अगले सेमेस्टर चेंज कर सकता है, उसका मन है डांस करने का, वो डांस वाले में ले लेगा। तो जो टीचर स्टूडेंट एंगेजमेंट होता है वो कम होता है। तो पहला तो चॉइस बेस्ड, दूसरा सेमेस्टर, मतलब कि क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन कि भाई तुम यहाँ से आता मतलब है। असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम अटेंडेंस, इसमें क्लासरूम अटेंडेंस होती है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये हो मिड टर्म टेस्ट और असाइनमेंट, कि जरूरी नहीं कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वहीं पर बस टेस्ट होगा, म्यूजिक लियो तो उसमें भी टेस्ट होंगे, उसका भी फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है? उसके भी असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे आपको। एक सेकेंड, ठीक है? बैटरी नहीं है भाई, रुक जाओ, एक सेकेंड रुकना। हाँ, श्योर मैम। कहाँ जाए? सेमेस्टर बताया मैंने आप लोग को, असेसमेंट बताया कि भाई बच्चा जो है उसका असेसमेंट होगा। फिर आता है क्रेडिट, कि बच्चों को क्रेडिट दिए जाते हैं, गिव ड्यू वेटेज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आवर्स पर वीक। इसमें क्या होता है, हर वीक में जैसे 7 दिन है तो 7 दिन के क्रेडिट होते हैं, कि मान लो अब जैसे 7 दिन में उसके सारे दिन तो 7, जैसे 6 दिन जो है उसके मेन टॉपिक चलेंगे ही, 3 दिन जो है उसकी इलेक्टिव वाली क्लास चलेंगे,
तो इलेक्टिव वाली क्लास के 3 दिन के क्रेडिट बनते हैं एक, मतलब अगर वो अटेंडेंस पूरी कर रहा है, सारे टेस्ट दे रहा है, तो उसको क्रेडिट मिलता है, हर वीक का क्रेडिट बनता है। तो ये क्रेडिट बेस पे भी मिलता है, इसलिए बोलते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। जितने ज्यादा क्रेडिट होंगे, मतलब क्रेडिट मतलब नंबर, जैसे 72 क्रेडिट का होता था हमारे वहाँ केरला में, तो जितने ज्यादा क्रेडिट होंगे उतने ज्यादा आपकी ग्रेडिंग बनेगी, ठीक है। फिर आता था ग्रेडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल मार्क्स। अब इसमें क्या होता है, जो आपके एक्चुअल मार्क्स है उसको ग्रेड में चेंज करना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ लेटर ग्रेड्स, कि आप जितना आपने किया, जैसे 76 किया है तो 76 है, मतलब कि ए ग्रेड में होगा, 75 के ऊपर है तो ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो सीबीसीएस आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। आज हम यहीं पर खत्म करेंगे, फिर मैं आप लोग को कल पढ़ाऊंगी नेक्स्ट, ठीक है। ओके। ठीक है, चलिए कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओम शांति शांति शांति। रब योर बोथ palm, put your palm on your right, ठीक है। आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं।